मन, बुद्धि, अहम, चेतना, प्रकृति सब एक ही तो हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वही कभी मन हो जाती है, कभी बुद्धि, कभी अहम, तो कभी ये सब एक साथ भी हो सकती है। एक उदाहरण से समझो। मान लो एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसके केंद्र पर आत्मस्थिता है, जहाँ आपके सारे भाव, इनफैक्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी ही तिरोहित हो जाती है। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना केंद्र से दूर कभी मिड ऑफ यानी मन पर, कभी मिड ऑन यानी अहम पर, कभी पॉइंट यानी भाव या वृत्ति पर, तो कभी थर्ड मैन यानी बुद्धि पर स्थित होती है, तो कभी किसी और बिंदु पर, कभी कहीं और। इसे केंद्र पर कैसे लाएं, इसे समझने से पहले ये समझो कि व्हाट इज माइंड। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में ये समझा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मन के दो आयाम होते हैं, पहला एक्चुअल और दूसरा स्पिरिचुअल। एक्चुअल डायमेंशन यानी जिससे आप एक्ट करते हो। एक्चुअल डायमेंशन के भी दो भाग होते हैं, एक बायोलॉजिकल माइंड और दूसरा साइकोलॉजिकल माइंड। पहला भाग बायोलॉजिकल माइंड आपके जन्म के साथ ही आ जाता है। जैसे अगर एक बच्चे को भूख या प्यास लगती है तो वो रोता है, या अगर उसका हाथ आग में जले तो वो तुरंत उसे हटाता है। ये उसे किसी ने सिखाया नहीं है, ये सर्वाइवल टेंडेंसी हम लेके ही पैदा होते हैं। याद रखना, मनुष्य रूप में हम पैदा तो जानवर ही होते हैं, इंसान तो बनते हैं ग्रेजुअली। एक्चुअल डायमेंशन का दूसरा भाग है साइकोलॉजिकल माइंड। इसकी चर्चा हम परसेप्शन वाली वीडियो में कर चुके हैं, जहां मैंने कहा था कि साइकोलॉजिकल माइंड विचारों या विचारधाराओं का समूह है, और ये विचार कंडीशनिंग से आते हैं, और कंडीशनिंग कंपनी या संगति से, यानी जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारा परिवार, पीयर ग्रुप्स, दोस्त, बुक्स, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। हमने एक्चुअल डायमेंशन के दो भागों बायोलॉजिकल माइंड और साइकोलॉजिकल माइंड की बात की। अब हम मन के दूसरे आयाम की बात करते हैं, जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। इस आयाम के अनुसार मन एक बेचैनी है, एक अपूर्णता है जो अनंत काल से पूर्ण होना चाहती है, लेकिन यही उसका दुख है, क्योंकि मन कभी पूर्ण होता ही नहीं। मन की शून्यता ही इसकी पूर्णता है। When you see your incompleteness, you become the complete whole। ईशावास्य उपनिषद। एक उदाहरण से समझो। जैसे किताबों को रखने के लिए बुक शेल्फ होता है, वैसे ही हमारा मन एक थॉट शेल्फ है जिसमें कई सारे थॉट्स रखे हुए हैं। लेकिन बुक शेल्फ और थॉट शेल्फ में फंडामेंटल डिफरेंस है। बुक शेल्फ अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है जो लकड़ी, आयरन या किसी और मटेरियल का बना हो सकता है, लेकिन थॉट शेल्फ थॉट्स का ही बना होता है। जैसे एक मकान ईंटों का बना होता है, अगर आप उस मकान की एक एक ईंट को निकाल लो तो मकान कहीं नहीं है, सिर्फ ईंटें हैं। ये भी अपने आप में एक शिप ऑफ थीसिस ही है। जब आप बुक शेल्फ साफ करते हो तो आप यूजफुल किताबों को रख लेते हो और यूजलेस किताबों को हटा देते हो। ठीक वैसे ही हमें उन्हीं विचारों को रखना चाहिए जो यूजफुल हैं, और यूजलेस विचारों को हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीन फंडामेंटल क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कैन वी रियली मैनिपुलेट और कंट्रोल आवर थॉट्स? क्या हम अपने विचारों को कंट्रोल कर भी सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई विचार सच में यूजफुल या यूजलेस या अच्छा या बुरा होता भी है, या हम उन पर ठप्पा लगाते हैं कि ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है? सोचिए। तीसरा क्वेश्चन, ये कौन निर्धारित करेगा कि कौन सा विचार यूजफुल है और कौन सा यूजलेस? अमृतनाथ उपनिषद में लिखा है कि सिर्फ बुरे विचारों को नहीं त्यागना है, बल्कि अच्छे विचारों को भी त्यागना है, क्योंकि विचार मात्र ही दुख है। जैसे अगर आप एक तालाब में पत्थर फेंकोगे तो भी तरंगे पैदा होंगी, और हीरा फेंकोगे तो भी तरंगे पैदा होंगी। इससे तालाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह यदि बुरा विचार ग्लानि या अवसाद भाव पैदा करता है, तो अच्छा विचार आपको अहंकार से भर देता है। इसलिए तो कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पूरी की पूरी थॉट शेल्फ को ही उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए? हाँ, लेकिन सभी के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप संसार में रहते हो तो विचार तो आएंगे। बस आपको करना ये है कि डेली, हर समय अपने विचारों, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। विचारों से लड़ना नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व इट, डोंट ट्राई टू मेस विद देम। उनसे लड़ो मत, उनसे उलझो मत। आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे धीरे एक अवेयरनेस, एक शून्यता आ रही है, और आपकी थॉट शेल्फ अपने आप ही ठीक हो रही है। क्योंकि ज्ञानियों ने जाना है कि मुक्ति मन के पूर्ण होने में नहीं है, बल्कि मन के शून्य हो जाने में। और ऐसा नहीं है कि मन के शून्य हो जाने के बाद एनलाइटनमेंट या मुक्ति कहीं से प्रकट होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सहबोध या बोध सहित शून्यता, साइलेंस विद अवेयरनेस ही मुक्ति है। एक बात और, मन तो सदैव कलेक्टिव होता है, लेकिन मन की शून्यता हमारी कंडीशनिंग या अपब्रिंगिंग के अलग अलग होने के कारण इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती। जैसे गौतम बुद्धा, महावीर और गोरख को एक तरह से शून्यता हासिल हुई,
तो मीरा, वाजिद, तुलसी, बुल्ले शाह और चैतन्य को अलग तरह से, इसी तरह कबीर, महर्षि रमण, कृष्णमूर्ति, लाओत्से को अलग तरह से मुक्ति प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि का संबंध आपके मस्तिष्क ब्रेन से है, जो लाखों सालों के इवोल्यूशन में लगातार विकसित हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस काल में मनुष्य के ब्रेन का आकार 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था। होमो हैबिलिस के ब्रेन का आकार 500 से 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, होमो इरेक्टस के ब्रेन का आकार 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह होमो हेल्डेलबर्जेनेसिस के ब्रेन का आकार 1200 से 1250 क्यूबिक सेंटीमीटर और होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस यानी आज का मनुष्य के ब्रेन का आकार 1400 से 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था, जिसके कारण हम पेन से लेकर अपोलो 11, चंद्रयान 3 और चैट जीपीटी तक की यात्रा कर पाए। हालांकि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से ब्रेन का आकार 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़कर इन्फिनिट हो गया है, जो कितना अच्छा है और कितना बुरा इस पर डिबेट की जा सकती है, जो हम किसी और वीडियो में करेंगे। पहले आईक्यू भी एब्सोल्यूट होता था, लेकिन अब वह भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग के जरिए चेंज किया जा सकता है। एंड्रू निकोल की 1997 में आई गटाका मूवी में इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा इलोन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, वो ह्यूमन ब्रेन में चिप लगाकर एक तरीके का साइबॉर्ग बनाने पर रिसर्च कर रही है। साइबॉर्ग यानी ऐसा इंसान जिसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक सीमा से अधिक बढ़ा दिया गया है। आपने साइबॉर्ग 1989, विल स्मिथ की आई रोबोट और टर्मिनेटर जैसी मूवीज में साइबॉर्ग को देखा होगा, लेकिन क्या ये वही सुपर ह्यूमन है जिसकी चर्चा युवाल नोआ हरारे अपनी किताब होमो डियोस में करते हैं? पता नहीं। लेकिन अगर सिर्फ हमारी यानी ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो हम में साइकोलॉजिकल ब्रेन की इम्प्लीमेंटेशन तो मन में ही होती है। जैसे आप 2+2 को हल तो बुद्धि से करोगे, लेकिन करोगे तो मन के पटल पर ही। इसीलिए मन और बुद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। विदाउट माइंड देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ ब्रेन। हाँ, बायोलॉजिकल ब्रेन मन से पृथक हो सकता है, जैसे पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, रक्त का थक्का जमना, इनमें हमारा कोई रोल नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे फोर्सफुली पलक झपकाने को कहूँ तो आप बिना ये सोचे कि मैं पलक झपका रहा हूँ पलक नहीं झपका सकते, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिलेगा ही नहीं। आप समझते हैं कि ये अहम क्या है? देखो, वैसे तो अहम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम ईगो की बात कर रहे हैं, यानी मैं, आई। अगर आपका मन अपनी बुद्धि, शरीर या अपनी आइडेंटिटी को लेकर अहम के आकार यानी अहंकार से भर जाए, जैसे रावण भर गया था, अर्थात जब उसका अहम आकार ले ले, तो इसे अहम कहा जा सकता है। और यही मैं या आई का अज्ञान ही दुख है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्रकृति क्या है? व्हाट इज प्रकृति? ये सांख्य दर्शन से थोड़ा भिन्न हो सकता है। प्रकृति आपके चारों ओर के जड़ और चैतन्य का ही फैलाव है। हाँ, चेतना भी प्रकृति है तब तक जब तक कि वो इम्प्योर है, अर्थात वो मन, बुद्धि और अहम से जुड़ी है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं पुरुष हूँ और वो प्रकृति और मेरा मकसद है प्रकृति से मुक्त होना, तो उसका ये भाव कि मैं पुरुष हूँ ही उसे अपने आप में प्रकृति बना देता है। और जब उसका ये भाव खत्म हो जाता है कि मैं पुरुष हूँ, तो ना केवल पुरुष बल्कि प्रकृति भी खत्म हो जाती है और सब कुछ एक हो जाता है। इनफैक्ट एक कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ बस हो जाता है, जिसे इजनेस कहा गया है भाव। आर्थर एडिंगटन ने कहा था, थॉट्स आर थिंग्स एंड थिंग्स आर थॉट्स। आपके चारों ओर जो प्रकृति है एक्चुअल में वो विचार ही तो है। जैसे अभी आपके पास जो मोबाइल है, ये कभी सिर्फ एक थॉट था, लेकिन अभी ये रियल है। इसी तरह अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हो तो वो अभी थॉट है, लेकिन बाद में वो रियल हो सकती है। पर आज बिना रियल हुए भी वो आपके मन पर छाई है। अब अगर मटेरियली वो नहीं भी है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो है, क्योंकि हमारा दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता। जैसे सपनों में कई बार भूत के रियल ना होने पर भी पसीना आ जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी ना, आई थिंक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया उसके लिए, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट को देख लेने भर से ही या ना देखने से भी उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स या वेव्स के एग्जिस्टेंस में बदलाव आते हैं। इसीलिए आपके आसपास जो भी प्रकृति रूप में मौजूद है वो सिर्फ आपके मन का ही रिफ्लेक्शन है। अपने आप में उसकी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है ही नहीं। इनफैक्ट उसकी एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं ये सब नहीं हूँ फिर भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? हु एम आई? इसमें दो एरर है, क्योंकि इसमें पहले से ही दो निष्कर्ष निकाले गए हैं। पहला, मैं हूँ ये निश्चित है, और दूसरा, कौन हूँ ये पता लगाना है।
पहला निष्कर्ष ही शायद अपने आप में गलत है और उसका उत्तर ही दूसरे निष्कर्ष को खारिज कर देता है। क्योंकि आप हो, ये आपको किसने बताया? लोगों ने। उन्होंने आपको एहसास कराया है कि आप हो, योर एग्जिस्टेंस इज ट्रू। लेकिन कैसे? जब आप पैदा हुए तो आपको अपनी माँ से, अपने परिवार से केयर मिली, देखभाल मिली। इससे टीनेज तक आते आते आपका एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सेल्फ बनता चला गया। इसके बाद आपको एक नाम मिला, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी बनी। इसके बाद आपका कास्ट, गोत्र, जन्म स्थान, जहाँ आप रहते हो, आपकी नेशनैलिटी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, इन सब से आपकी एक पहचान जुड़ी। इसके अलावा आपका एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ आपको दूसरों से कॉम्पीट करना सिखाया जाता है। और ये कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं होता है, इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन। इससे आपका मैं, आपकी आइडेंटिटी और स्ट्रांग होता है। आप एग्जिस्ट करते हो, ये बिलीफ आपके सपनों से जुड़ जाता है। फिर आप सपने भी ऐसे चुनते हो जिसमें आपका मैं और बड़ा होकर दुनिया के समक्ष आए। मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इसी आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे तब तक जब तक पूरे ठहराव के साथ वो खुद से ये ना पूछें कि हु एम आई। आप लोगों ने अगर आवारापन मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है, रुक जाना ही मेरी मंजिल है। आवारापन का ये बोझ मुझसे और उठाया नहीं जाएगा, मेरे लिए रुक जाना ही मेरी मंजिल है। अर्थात कभी कभी मंजिल भागने से नहीं, रुकने से मिलती है। इसके डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। आप इसे दो तरह से देख सकते हो। पहला, वो इंसान जिसने खुद को इस जगत से भिन्न समझा और खुद सत्य की खोज में निकल पड़ा। और दूसरा, वो इंसान जिसने इस संसार को खुद से और खुद को इस संसार से कभी अलग देखा ही नहीं। इज इट रियली पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? पता नहीं, चलिए मिलकर खोजते हैं। दुनिया में ऐसा क्या है जो बहुत तेजी से आपका ध्यान आपकी ओर खींचता है? इसका जवाब है दुख और दर्द, पेन एंड सॉरो। पेन फिजिकल होता है और सॉरो साइकोलॉजिकल या इमोशनल। हालांकि फंडामेंटली दोनों एक ही हैं। जैसे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि जब आप खुश होते हो तो समय बहुत तेजी से जा रहा होता है, लेकिन जब आप दुखी होते हो, दर्द में होते हो, तो एक एक पल काटना भी मुश्किल होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। अगर एक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी सुविधाएं दी जाएं, फूड, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो क्या वो अपनी एग्जिस्टेंस को कभी महसूस कर भी पाएगा या बस जीता चला जाएगा? इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी लीगल रिसर्च आज तक हुई है नहीं, मुझे नहीं पता। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार महर्षि रमण ने कहा था कि मैं यानी प्रथम पुरुष का भाव पहले आता है और तुम यानी द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष का भाव बाद में आता है। लेकिन मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू महर्षि रमण इस कथन से थोड़ा सा असहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि तुम का भाव पहले आता है और मैं का बाद में। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपके अलावा इस यूनिवर्स में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, तो क्या तब भी प्रथम पुरुष या मैं का कोई अस्तित्व होगा? यानी अगर 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा ये सारे नंबर्स ही ना हो तो क्या तब भी एक की कोई रेलेवेंसी होगी? इसीलिए अगर आप किसी पेन को देखते हो तो याद रखना, पेन के होने मात्र से ही मैं के आने की संभावना पैदा हो गई। लेकिन हाँ, सिर्फ संभावना ही पैदा हुई है, अभी मैं का भाव पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि पेन जड़ या मैटर है, जहाँ तक हमारे सेंसेस की सीमाएं हैं वहाँ तक। पेन आपसे कभी नहीं कहेगा कि मैं पेन हूँ, आई एम द पेन। लेकिन अगर कोई कॉन्शियस बीइंग या कोई इंसान आपसे कहे कि ये पेन है, तब आप कहोगे ओ अच्छा ये पेन है। क्योंकि वी आर मशीन्स इन नेचर। किसी ने कहा था कि ह्यूमन इज एन एनिमल एंड एनिमल इज अ मशीन। इंसान एक पशु है और पशु एक यंत्र, एक मशीन। जैसे एक मशीन एल्गोरिदम और पैटर्न से चीज़ों को समझती है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी सीखता है। जैसे हमने बचपन से देखा कि 2 पहियों पर गति करने वाले और 1 हेडलाइट वाले किसी यंत्र को मोटरसाइकिल कहते हैं, और 4 पहियों पर गति करने वाले और 2 हेडलाइट वाले किसी यंत्र को कार कहते हैं। लेकिन सर्दियों में जब कोहरा होता है और सड़क पर हमारे सामने जब 2 मोटरसाइकिल आ रही होती हैं, तो कोहरे की वजह से हमें लगता है कि वो कार है, क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है कि कार यानी 2 हेडलाइट और 2 हेडलाइट यानी कार। जैसे बचपन में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल आपने सीखा होगा या रटा होगा, सीखता कौन है बचपन में? तो यहीं से मैं की सारी कहानी शुरू होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये सेब है और तुम राम हो, श्याम हो, सीता हो या गीता हो, या जो भी हो। और अब ये मैं बड़ा होता जाएगा, और ये बड़ा कैसे होगा मैं पीछे बता चुका हूँ। इसीलिए शायद चार्ल्स थॉर्नटन कूलन ने ठीक ही कहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हूँ। लेकिन फिर तो हमें कहना होगा यू थिंक देयरफॉर आई एम। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन एक बार समझ गए तो उतना ही आसान भी है। मतलब हमारे एग्जिस्टेंस की नींव दूसरों की एग्जिस्टेंस की इमारत पर खड़ी होती है।
और मज़ेदार बात तो यह है कि दूसरों की एग्जिस्टेंस की इमारत की रचना तो आप करते हो, लेकिन आप ही की एग्जिस्टेंस की इमारत की नींव कोई और बनाता है, और ये डोमिनोस इफेक्ट की तरह लगातार चलता जाता है। यानी आपकी एग्जिस्टेंस ही आपकी नहीं है, उधार की है, किसी और द्वारा निर्मित की हुई है। तो कौन हो आप? हु आर यू? कैसे जानोगे खुद को? अभी हमने पीछे बात की थी ना, पेन एंड सॉरो। ये दुख ही है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। और इसी दहलीज को पार कर आदि शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटक्रम में लिखा है कि मैं मन नहीं हूँ, ना ही बुद्धि, ना ही अहम, ना ही अंतः प्रेरित वृत्ति, मैं शिव हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव यानी चेतना का शुद्धतम रूप, जो मन, बुद्धि, अहंकार इन सब के परे है, इन सब के आगे का है। इसे ही श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। इसे ही ओशो जी ने प्योर कॉन्शियसनेस कहा है। इसे ही जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने चॉइसलेस अवेयरनेस कहा है। इसे ही गौतम बुद्धा ने माइंडफुलनेस या संबोधि कहा है। ज़ेन में इसे सम्यक या सटोरी कहा जाता है, और इसे ही तुरीय कहते हैं। हमारी चेतना के या कॉन्शियसनेस के 3 तल होते हैं, द 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली अवेकनिंग स्टेट, दूसरी ड्रीमिंग स्टेट और तीसरी स्लीपिंग स्टेट। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। चौथी स्टेट तुरीय है, जो अपने आप में कोई अवस्था नहीं है, बल्कि तीनों अवस्थाओं की अनुपस्थिति है। जो इसे हासिल कर ले वो मुक्त है। और तुरीय की शुरुआत जागृत अवस्था से होती है, सुषुप्तावस्था या सुप्तावस्था से नहीं। जैसे टेम्परली कोई ड्रग्स लेकर भी तो शांत हो सकता है, लेकिन ये शांति उसकी अनकॉन्शियसनेस से आएगी, प्योर कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस से नहीं, जो परमानेंट है। थैंक यू।